ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लाइट के बारे में। तो लाइट क्या होती है, लाइट सबको पता है, लाइट क्या होती है, प्रकाशीय ऊर्जा। तो लाइट जो है ये क्या है, एक प्रकाशीय ऊर्जा है। ठीक है। तो लाइट को क्या बोलते हैं, लाइट एक ऊर्जा है, एनर्जी है। तो लाइट जो है, प्रकाश जो है, ये क्या है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। ठीक है। और ये सरल रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करती है, ये सरल रेखा में। किस प्रकार से गमन करती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ये गमन करती है। आई बात समझ में। तो किस रूप में गमन करती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। तो ये याद रखिएगा कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है, लाइट एनर्जी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। गमन करती है मतलब चलती है या एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं, अभी पढ़े थे, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो प्रकाशीय ऊर्जा कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि प्रकाश ऊर्जा अनुप्रस्थ तरंग के रूप में संचरित होती है। संचरित होती है मतलब वही चलती है, जाती है। ठीक है। और प्रकाशीय ऊर्जा जो है, इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो प्रकाशीय ऊर्जा के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो बिना माध्यम के संचरण करती हैं। जैसे कि सूर्य से हमारी पृथ्वी पे क्या आता है, प्रकाश। तो बीच में तो कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है ना। अंतरिक्ष में क्या है, स्पेस में क्या है, निर्वात है। तो वहां कोई माध्यम नहीं है, तो फिर भी प्रकाश आता है। फिर भी हमारे यहाँ ऊष्मा आती है, सन से हमको लाइट एंड हीट मिलती है ना, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी मिलती है। तो वो जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होकर हमारे पास पहुंचती है। तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें आपको माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और ये कैसी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में। ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा सरल रेखा, सरल रेखा को स्ट्रेट लाइन बोलोगे, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। तो ये सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। ठीक। दूसरा देखेंगे कि जो प्रकाश का वेग होता है सबसे अधिक किस में होता है, निर्वात में। ठीक है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। तो सबसे अधिक प्रकाश का वेग किस में होता है, निर्वात में होता है। ठीक है। तो यहां बोल सकते हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, सर्वाधिक होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। कितना होता है निर्वात में, सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रकाश है उसमें क्या है, अलग अलग रंग की तरंग दैर्ध्य होती है। अलग अलग रंग दिखाई देते हैं ना, तो उसमें क्या होती हैं, अलग अलग रंग की तरंग दैर्ध्य होती हैं। तो निर्वात में सभी रंगों के प्रकाश का जो वेग है वो समान होता है।
ठीक है। लेकिन देखेंगे माध्यम में जब आ जाता है तो अलग अलग रंग के प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि निर्वात में सभी रंग के प्रकाश का वेग समान होता है। तो निर्वात में सभी रंगों के प्रकाश का वेग कैसा होता है, समान। तो यहां पे सबसे पहले देखिए कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश ऊर्जा है, तो प्रकाश में कौन कौन से रंग का प्रकाश होता है। ठीक है। तो प्रकाश का जो रंग होता है, प्रकाश का रंग, तो प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे विबग्योर, ये पढ़े हो विबग्योर। ठीक है। कलर लैब देखे होगे, पहले कलर लैब चलते थे, फोटो वोटो खींचते हैं जहाँ पे, उसके बाहर लिखा होता है विबग्योर। 7 रंग है ये, इन सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सफेद रंग। सफेद रंग में सभी समाहित होते हैं, है ना। तो विबग्योर है, इन सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो व्हाइट कलर बन जाता है। ठीक है। तो प्रकाश का जो रंग है वो विबग्योर होता है। अब होता है। ठीक है। तो विबग्योर याद रखना आपको आसान होगा। जैसे कि एक होता है रेड, जैसे वो पढ़ते हो आप लोग रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग पढ़ते हो ना, तो कहाँ से होती है, ब्लैक ब्राउन। उसके बाद क्या होता है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। ठीक है। इंडिगो आ गया है, इंडिगो नहीं रहता है उसमें, वायलेट आ जाता है, ग्रे व्हाइट आता है। तो यहाँ पे वही है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट होता है। इंद्रधनुष में भी यही रंग होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत चीजें एक दूसरे से रिलेट करके याद रख सकते हो। तो ये है आपका ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और ये होता है वॉयलेट। ठीक है। तो ये 7 रंग के प्रकाश यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो इनका दृश्य स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है। दृश्य स्पेक्ट्रम। अब प्रकाश की क्या होती है, तरंग दैर्ध्य। प्रकाश को, ये जो रंग होते हैं ना, ये किस पर निर्भर करते हैं, प्रकाश की आवृत्ति पर। बहुत सारी है, एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। तो प्रकाश का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है। तो आवृत्ति हमको पता है, प्रकाश का वेग पता है, तो क्या निकाल सकते हो आप, तरंग दैर्ध्य। अभी पढ़े थे ना, वेग बटा क्या होता है, आवृत्ति होता है। तो प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ा जो तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे ज्यादा जो लंबी तरंग दैर्ध्य है, लॉन्गर वेवलेंथ है, ठीक है, वो कौन सी होती है, तो वो होती है लाल। ठीक है। तो यदि देखेंगे कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है, तरंग दैर्ध्य को बोलोगे वेवलेंथ, तो इसको क्या बोलेंगे, वेव लेंथ। सबसे लंबी यानी कि लॉन्गर होती है। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, सबसे लॉन्गर होती है। ठीक है। अब जैसे जैसे इस डायरेक्शन में आप आओगे तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ठीक है। और लाल रंग से छोटी को क्या बोलेंगे अपन, लाल मतलब सॉरी, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य क्या बोलेंगे, वॉयलेट। वॉयलेट यानी क्या होता है, बैंगनी। ठीक है। इसको क्या बोलते हो, बैंगनी। तो बैंगनी यानी वॉयलेट रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है, यानी शॉर्टर होती है, सबसे छोटी होती है। ठीक है। तो यहां पर ये क्या होता है, दृश्य प्रकाश है।
दृश्य प्रकाश यानी जिसको आप देख सकते हो, विजिबल स्पेक्ट्रम बोलेंगे उसको, विजिबल लाइट बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे जो दृश्य प्रकाश या विजिबल स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य का परास, परास यानी क्या होता है, रेंज। तो रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम उसको बोलेंगे, ठीक है। ये यहां पे होती है 7800 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलोगे आप, कि ये क्या है, एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम। और हम पढ़ चुके हैं कि एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, या बोल सकते हैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो इतने मीटर या सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और तरंग दैर्ध्य को मापने की जो यूनिट है उसको किसमें मापा जाता है, नॉर्मली एंगस्ट्रॉम में उसको मेजर करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य है वो सबसे लंबी है, लाल रंग आपको दिखाई देता है, और बैंगनी रंग भी आपको दिखाई देता है। लाल रंग से बड़ी तरंग दैर्ध्य क्या है, अदृश्य रहेगी, आपको दिखाई नहीं देगी। बैंगनी रंग से छोटी भी तरंग दैर्ध्य जो है वो अदृश्य रहेगी, ठीक है। ये लाल रंग हो गया, इससे बड़ी आपको विजिबल नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी। इससे छोटी वो भी आपको विजिबल नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी। तो लाल रंग से बड़ी तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, अदृश्य होती है। इसे अवरक्त विकिरण यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन, इधर लिख देते हैं, तो इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। तो लाल रंग से जो बड़ी तरंग दैर्ध्य है वो कैसी है, इनविजिबल है, अदृश्य है, और उसको क्या आप क्या बोलोगे कि वो क्या है, अवरक्त विकिरण है, इंफ्रारेड रेडिएशन है। इसी प्रकार बैंगनी से जो छोटी है, बैंगनी रंग से छोटी तरंग दैर्ध्य ये भी अदृश्य होती है। इसे पराबैंगनी विकिरण कहते हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं। तो ये दोनों क्या है, अदृश्य होती हैं। तो जैसे सन से हमको क्या मिलता है, ये सब तो विजिबल स्पेक्ट्रम तो मिलता ही है, उसके अलावा सन से हमारे पास क्या आता है, अवरक्त भी आता है और पराबैंगनी भी आता है, यानी इंफ्रारेड भी आता है और अल्ट्रावायलेट भी आता है, ठीक है। तो जैसे देखोगे कि जब धूप होती है, बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम होता है, तो क्या बोला जाता है, काला चश्मा लगाओ, आंखें खराब होंगी, धूप में मत जाओ, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, ये विकिरण जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अल्ट्रावायलेट। और तो ये हमारी आंखों के रेटिना को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं। स्किन को क्या करते हैं, ये बर्न करते हैं, बोलते हैं सन बर्न हो गया। धूप में जाने से त्वचा क्या होती है, काली पड़ जाती है, सन बर्न हो जाता है। तो वो किसके कारण से होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के, ठीक है।
तो इन सब से हमको कौन बचाता है? ओजोन। पढ़े हो ना, वायुमंडल में सबसे ऊपर में क्या है? ओजोन गैस है। और ओजोन गैस जो है वो इन्हीं विकिरण से क्या करती है? हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, तो ये ओजोन गैस का काम है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको खासकर बचाती है। तो यहाँ पे देख रहे थे प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, तो समझ में आया ये इतना। अब यहाँ पे ये तो पढ़ चुके हो कि तरंग दैर्ध्य जो होती है, चाहे वो प्रकाश की हो चाहे किसी की भी हो, है तो तरंग वेव है, वेवलेंथ है वो। तो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ को आप कैसे मापोगे? तो आप मापोगे उसको प्रकाश के वेग कि प्रकाश का वेग कितना है, और प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति से। तो सूत्र वही है जो ध्वनि में पढ़े थे कि वेग यानी चाल बटा क्या होता है? आवृत्ति। इसी से ही तरंग दैर्ध्य निकालोगे। तो तरंग दैर्ध्य कहीं पे भी निकालो, चाहे वो ध्वनि की निकालो चाहे वो प्रकाश की निकालो, ठीक है, तो वो तरंग दैर्ध्य का सूत्र आपका हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, ध्वनि है तो ध्वनि का वेग आ जाएगा, ध्वनि की आवृत्ति आ जाएगी, प्रकाश है तो प्रकाश का वेग आ जाएगा। ठीक, दूसरा यहाँ पे देखेंगे, मैं बता रहा था कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है, ठीक है, वो अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो अलग अलग माध्यम में लिखे थे कि नहीं? यहाँ पे देखो, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है, लिखे थे क्या? और निर्वात में क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश का वेग क्या होता है? अलग अलग होता है। और निर्वात में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। दूसरा मैंने बताया कि निर्वात में सभी रंगों की, जो ये सभी रंग हमने देखे 7 रंग, इन सातों रंग की जो चाल है वो निर्वात में कैसी होती है? समान होती है। लेकिन ठीक है, माध्यम में इन रंगों की जो चाल है वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, किसी भी माध्यम में सभी रंगों की चाल एक समान नहीं रहेगी, अलग अलग रंगों की चाल क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी कि माध्यम, माध्यम में अलग अलग रंगों की चाल, चाल यानी क्या होता है? स्पीड, अलग अलग होती है। तो सबसे ज्यादा चाल किस रंग की होगी और सबसे कम चाल किस रंग की होगी? तो सबसे ज्यादा चाल होती है लाल रंग की। ठीक है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो उसका अपन देखेंगे अपवर्तनांक होता है, तो उसका अपवर्तनांक पे निर्भर करता है, तो उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो लाल रंग जो होता है उसकी चाल क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, माध्यम में लाल रंग की चाल सबसे अधिक, व बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होती है। ठीक है, तो माध्यम में लाल रंग की चाल क्या होगी? सबसे कम, और बैंगनी रंग की चाल क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो लाल रंग का जो अपवर्तनांक है, आगे पढ़ेंगे अपवर्तनांक कैसा है, तो लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है, और बैंगनी रंग का क्या होता है? कम होता है। तो याद रखते रहिए, ये लाल रंग का अपवर्तनांक, ठीक है, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, सर्वाधिक होता है। और बैंगनी रंग का क्या होता है? कम होता है। बैंगनी रंग का कम होता है। तो ये सब आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं प्रकाश के बारे में जो आपको यहाँ पे याद रखना है।
ठीक। दूसरा, ये याद रखिएगा कुछ डेटा पॉइंट, वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग, तो ये ऑलमोस्ट सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यदि पूछेगा ग्लास में, कांच में कितना होता है, ठीक है, तो वायु या निर्वात की जगह क्या आ जाएगा, कांच। तो कांच में ये हो जाएगा 2 × 10⁸, तो सब में 10⁸ ही है, लेकिन 3 की जगह क्या हो गया, 2, थोड़ा कम हो गया। जल में, जल में ये होता है 2.25, और ये भी 10⁸ ही है, ठीक है। तो जल में प्रकाश का वेग कितना है, लगभग 2.25। इसके अलावा तारपीन, तारपीन का तेल होता है, तो इसमें लगभग इसका जो वेग है वो है 2.04। नायलॉन, तो नायलॉन में इसकी वैल्यू होती है लगभग 1.96। तो ज्यादातर ये 3 आपको याद रखने हैं, ठीक है, वायु, कांच और जल, इन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वायु, कांच और जल में से, ठीक है। तो इनका मान आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, इसके बाद में कुछ पॉइंट्स और हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे यदि पूछेगा कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, तो कितने समय में पहुंचता है, वो लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है। तो यदि बोलेगा कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश यानी लाइट 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचती, सोच लो कितना दूर है सूरज, प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और उतने स्पीड से चल रहा है प्रकाश, ठीक है। तो मीटर को यदि आप, किलोमीटर है ना ये, इतना मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर में चेंज करना है तो 3 जीरो कम कर दो, तो 3 जीरो कम करोगे तो क्या हो जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इतना किलोमीटर प्रति सेकंड है, फिर भी इतना समय लग जाता है उसको, 8 मिनट लग जाता है। तो 8 मिनट में कितने सेकंड होते हैं सोचो, ठीक है। तो कितना दूर है सूरज, है ना, बहुत दूर है सूरज अपने। इसके बाद में यदि बोलेगा चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, मून लाइट भी आती है ना रिफ्लेक्ट होके, तो चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश, ये सब याद रखिएगा ना, 1.3 मिनट में पहुंचता है, ठीक है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या है, कवच है, पता है कि नहीं आप लोग, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या है, कवच है। वो चंद्रमा नहीं होता ना तो पृथ्वी भी नहीं होती। सोचो कि प्रकृति ने या जिसने भी बनाया है सब चीजों को, कितना सोच समझ के बनाया है। जो एस्ट्रॉइड आते हैं, उल्का पिंड, वो धरती पे गिर जाते, धरती से टकरा जाते यदि चंद्रमा नहीं होता तो, चंद्रमा से जाके टकराते हैं, चंद्रमा उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसलिए चंद्रमा पे देखेंगे, पढ़ोगे न्यूज में, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं उल्का पिंड के गिरने के कारण। तो पृथ्वी पर गिरने वाले अधिकतर उल्का पिंड को चंद्रमा अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ऐसे घूम रहा है चारों तरफ, और जो भी उल्का पिंड होता है अपने ऊपर उसको अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए पृथ्वी बची है, नहीं तो अभी तक तो उल्का पिंड कहीं आके टकरा के चले गए होते। तो एक एक चीज को कितना सोच समझ के बनाया गया है, सोचो। हम्म
इसके बाद में देखेंगे कि किसी भी जो तरंग की ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है। तो तरंग की ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? उसकी आवृत्ति के। ठीक है, तो किसी भी किसी भी तरंग यानी वेव की ऊर्जा यानी एनर्जी उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे कि जो लाल रंग है, लाल रंग लाल रंग तो लाल रंग के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा कि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो कैसी है? सबसे लंबी है। तो यदि ये लंबी है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? कम होगी, यानी उसमें ऊर्जा भी क्या होगी? कम होगी। तो लाल रंग में एनर्जी कम होती है, ऊर्जा कम होती है। आई बात समझ में? तो अभी तो सब ये सब आ गया आप लोग के पास में। क्या आ गया? आपको फोटो मोबाइल वोबाइल से खींच लेते हो। पहले जो फोटो खींचते थे वो रील आती थी कैमरे में। कैमरे में जो रील आती थी उसमें नेगेटिव्स को क्या करते, डेवलप करते थे। डेवलप करने के लिए कमरा बनाया जाता था, रूम, है ना, और उस रूम के अंदर क्या लगाते थे? लाल रंग का बल्ब लगाते थे। देख सुने हो कि नहीं, देखे हो कि नहीं? तो वो लाल रंग क्यों यूज करते थे? क्योंकि वो फोटो फिल्म को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी क्या है? कम है। ठीक है, तो लाल रंग जो होता है वो फोटो फिल्म को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। बैंगनी रंग क्या करेगा? सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले आते थे, अभी भी हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा कि लाल रंग में ऊर्जा सबसे कम होती है, इसलिए यह फोटो फिल्म को कम प्रभावित करता है। बैंगनी रंग में सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग में सबसे अधिक होती है, और यह फोटो फिल्म को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो सब मोबाइल वगैरह आ गए, मोबाइल स्मार्ट हो गया। ठीक है, तो आजकल जो स्टूडियो हैं वो कम हो गए हैं, फोटो स्टूडियो बहुत कम हो गए। पहले फोटो स्टूडियो बहुत ज्यादा हुआ करते थे, है ना। लोग फोटो खिंचवाने जाते थे शौक से, एल्बम बना के घर में रखते थे। आजकल तो एल्बम भी आपका कहाँ पे है? सोशल मीडिया में, यूट्यूब में बना के रख दोगे, या फिर फेसबुक में बना के रख दोगे, या फिर उसको ले लोगे आप स्पेस, उसमें रख दोगे आप, है ना। तो आजकल क्या है, सब बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। बहुत लोगों की जॉब, बिजनेस सब चेंज हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ। ठीक है, इसके बाद में ये तो हो गया फोटो फिल्म का। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? उसको लिखवाना मैं भूल गया कि प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का रंग पूछेगा भाई किस पे निर्भर करता है ना। अलग अलग रंग के प्रकाश हैं, तो अलग अलग रंग के क्यों है प्रकाश?
क्योंकि हर एक रंग की अपनी क्या है, आवृत्ति है। हर एक रंग की क्या है, अपनी आवृत्ति है। तो आवृत्ति पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग। ठीक। उसके बाद में जो प्रकाश के अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, तो प्रकाश का एक होता है कणिका सिद्धांत। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, कणिका सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, न्यूटन के द्वारा। तो ये याद रखिएगा। दूसरा, प्रकाश का एक तरंग सिद्धांत होता है कि प्रकाश क्या है, तरंग के रूप में है। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये दिया है हाइजेन ने। हाइजेन के द्वारा ये प्रकाश का तरंग सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि प्रकाश जो है वो कैसी रेखा में चलता है, प्रकाश कैसी रेखा में चलता है, सरल रेखा में। तो प्रकाश जो सरल रेखा में चलता है, ठीक है, ये चलने का क्या कारण इसका होता है, प्रकाश के सीधी रेखा में चलने का क्या कारण होता है कि प्रकाश जो सीधी रेखा में चलता है, तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है प्रकाश की, वो कैसी होती है, छोटी होती है। छोटी होने के कारण क्या करता है, ये सीधी रेखा में चलता है। तो यदि पूछेगा कि प्रकाश के सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में चलने का क्या कारण है, तो प्रकाश के सरल रेखा में चलने का क्या कारण है कि इसकी तरंग दैर्ध्य कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक है। तो इसका कारण है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का छोटा होना। तो प्रकाश तरंग दैर्ध्य छोटी होती है, इसलिए ये एक सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा जो है, प्रकाश कैसी तरंगे, प्रकाश की तरंगे कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ। तो कौन सी घटना है जिसके द्वारा हमको ये पता चला कि प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है, तो वो घटना होती है ध्रुवण की घटना। ठीक है। तो किस घटना, किस घटना से प्रकाशीय तरंगों के अनुप्रस्थ होने का पता चलता है, तो वो होता है प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है। तो ध्रुवण की घटना से हमको पता चलता है कि प्रकाशीय तरंगे कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे किसको बोलते हैं, तो यदि हम देखेंगे अनुप्रस्थ तरंगे किसको बोलते हैं, तो जो तरंगे इस प्रकार से चलती हैं ऐसे, ठीक है, ये तरंग गति की दिशा है, तरंग गति की दिशा है, और ये माध्यम के कणों की दिशा है। तो माध्यम के कणों की दिशा तरंग गति की दिशा की कैसी होती है, लंबवत होती है, तो क्या बोलते हैं उसको, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो माध्यम के कण है ये, ठीक है, तो इनमें एक निश्चित दूरी तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये एक निश्चित दूरी तक जा रहे हैं और आ रहे हैं वापस यहाँ पे, तो इसी को क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवण। कि माध्यम के कणों का एक निश्चित दूरी तक जाके वापस आ जाना क्या कहलाता है, ध्रुवण। तो ध्रुवण की घटना से पता चलता है कि प्रकाशीय तरंगे कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आई बात समझ में। प्रकाश का वेग तो आपको बता दिया, प्रकाश का वेग आप निकाल लोगे किससे, है ना, इस सूत्र से निकाल सकते हो, है ना, सूत्र लिख चुके हो आप लोग। और प्रकाश का रंग अलग अलग क्यों होता है वही बता दिया। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पे निर्भर करता है। ठीक है। और यदि क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से
कि आपको बोलता है कि 5200 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी। तो प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी, तो हमारे पास में ये सूत्र है, तरंग दैर्ध्य बराबर वेग बटा क्या होता है, आवृत्ति। तो यदि आवृत्ति निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आपको आवृत्ति निकालनी है तो प्रकाश के वेग को क्या करोगे, भाग दोगे। तो प्रकाश का वेग सबको पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और ये एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है, तो यह है 5200, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम ये क्या है, इतना एंगस्ट्रॉम है। तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा इनटू 10⁻⁻8 मीटर, ठीक है। सेकंड नहीं आएगा, मीटर है, ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दोगे आप, तो कैंसिल करोगे आपको क्या मिल जाएगी, आपको वहां पे आवृत्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आता है आंसर, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा आंसर, देखो सिंप्लीफाई करके देखो कितना आता है आंसर। ठीक, तो लगभग इसकी वैल्यू इतना हर्ट्स आ जाएगी, 6 × 10⁻14 हर्ट्स इसकी वैल्यू आएगी। और 10⁻12 को बोलते हैं टेरा, तो इतना टेरा हर्ट्स ही हो जाए। उसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, यदि बोलता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, एक प्रकाश की आवृत्ति, यदि कोई प्रकाश है उसकी आवृत्ति 5 × 10⁻16 हर्ट्स, 5 × 10⁻16 हर्ट्स की जगह 14 हर्ट्स है, मेरी चश्मे का नंबर चेंज कराना है, 14 हर्ट्स है। तो उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर, तो उसकी क्या चेंज करना है आपको, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, ठीक। तो तरंग दैर्ध्य इसकी ज्ञात कर लो आप, तो सेम फार्मूला लगा लोगे तरंग दैर्ध्य का, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, v/f, ठीक। तो प्रकाश का वेग बताइए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और आवृत्ति भी पता है कितना है, 5 × 10⁻14। तो इसको डिवाइड कर दो, और डिवाइड करके इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कर रहा हूँ, तो कितनी आती है इसकी तरंग दैर्ध्य, देखिए इसको डिवाइड करके देखो कितनी आती है, कितना आया, 0.6 10⁻⁴, तो इतना मीटर, ये किस में आएगा, मीटर में। तो इतना मीटर और -6, तो 10⁻⁻6 सब देख लो, है ना, ठीक है ना, इतना, तो इतना क्या आएगा, मीटर आएगा। तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए, 10⁻⁻10, यानी 10⁻⁻4 से इसको मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे, ठीक है। तो 0.6 × 10⁻⁻6 है, एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻⁻10 चाहिए, तो इसको हम 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक। तो ये 10⁻⁻10 हो जाएगा, और इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 600 की जगह 6000
इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तो इतना मीटर आएगा। तो ये मीटर किसके बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो क्या बोल सकते हैं, 6000 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? हम एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे। ये किस में आएगा आपके पास में, मीटर में। तो मीटर को किस में चेंज करोगे, एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, ठीक। तो यदि मेरे को यहाँ एंगस्ट्रॉम लिखना है तो मेरे को इसको 10⁻⁻10 मीटर लिखना है। तो मैं कैसे लेके आऊंगा, इसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और 10⁻4 से, 10⁻⁻4 और 10⁻4 दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये तो दोनों कैंसिल कर देते हैं ना एक दूसरे को, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन मेरे को क्या मिल गया, 10⁻⁻10 मिल गया, ठीक। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए और ये बन गया आपका 10⁻⁻10 यानी एंगस्ट्रॉम बन गया, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। 10⁻⁻ क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन में देखो कहीं मिस्टेक हो रही होगी। नहीं आया समझ में? तो देखो इसको आप क्या लिखोगे, 3/5 है इंटू 10⁻8 माइनस क्या लिखोगे, 14 लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू 10⁻, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, कितना आएगा, -6 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट इंटू क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 10⁻⁻6। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहाँ पे है ना आ सकते हैं, आए हुए हैं ये, तो उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो एक पॉइंट इसमें और लिख लेंगे, एक पॉइंट देखेंगे यहाँ पे कि यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी जो आवृत्ति है वो परिवर्तित नहीं होती है, उसकी आवृत्ति, ठीक है, और रंग परिवर्तित नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। तो प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, जैसे वायु में जल से, वायु से जल में, या वायु से ग्लास में ऐसा प्रवेश किया, तो उसकी जो आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी, और आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी तो क्या परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि रंग किससे निर्भर करता है, आवृत्ति पे। क्या परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि लेकिन उसका आयाम, उसका जो आयाम है, उसका जो एम्पलीट्यूड है ना, प्रकाशीय तरंगे हैं ये इस प्रकार से, तो ये तरंगों का क्या होता है, आयाम होता है। तो उसका जो आयाम है वो परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसका आयाम तथा, आयाम बोल सकते हो, उसकी चाल बोल सकते हो, चाल भी परिवर्तित होती है, ठीक है। उसका आयाम परिवर्तित होगा, उसकी चाल यानी वेग परिवर्तित होगा, और तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होती है। तो उसका आयाम परिवर्तित हो सकता है, उसकी चाल परिवर्तित हो सकती है, और उसकी तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या परिवर्तित नहीं होगी, उसकी आवृत्ति और उसका रंग परिवर्तित नहीं होगा। तो इसको भी याद रखिएगा, यदि कभी पूछा तो एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है सूर्य ग्रहण, इसको क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं।
तो ये है सोलर इक्लिप्स यहाँ पे है। तो सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी क्या है यहाँ पे पृथ्वी है, अर्थ है। तो हमारी जो पृथ्वी है और अर्थ है, ठीक है, अब जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों ओर, ये किसके चारों ओर घूम रही है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ठीक। और इसके बीच में क्या आ जाएगा, ऐसे घूमते घूमते इसके चारों तरफ में क्या घूम रहा है, मून, चंद्रमा घूम रहा है। तो यदि ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे चंद्रमा आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। तो ऐसे घूमते घूमते क्या आ गया यहाँ पे, ऐसा चंद्रमा आ गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब जो ये चंद्रमा है इसकी छाया किसके ऊपर गिरेगी, पृथ्वी के ऊपर गिरेगी, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रहण हो जाएगा, यहाँ पे सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक। तो ये जो सूर्य ग्रहण होता है ये किस समय पर होता है, अमावस्या के समय। तो ये आपको याद रखना है किस समय होता है, ये अमावस्या के समय होता है। और सबसे बड़ा जो सूर्य ग्रहण है उसका समय याद रखिएगा कितना होता है, 460 सेकंड। अभी तक जो सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है कितनी वैल्यू का है, वो 460 सेकंड। तो उसमें नोट कर लीजिए, उसमें लिखिए जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य, सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा की छाया, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। और पृथ्वी के उस भाग में सूर्य दिखाई नहीं देता है, पृथ्वी के उस भाग में सूर्य दिखाई नहीं देता है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट के सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण अमावस्या, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकंड है, 460 सेकंड। ठीक इसी तरह से होता है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण को बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ठीक है। तो लूनर इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कि अभी चंद्रमा इधर था, अभी तो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, अब ये पृथ्वी के कहाँ चले जाएगा, पीछे चले जाएगा। तो जब सन है यहाँ पे और ये हमारी पृथ्वी है और इसके पीछे आ गया है चंद्रमा, चंद्रमा ऐसे पीछे आ गया, ठीक है। तो अब जो है इस सूर्य से प्रकाश किस पे आ रहा है, पृथ्वी पे, और पृथ्वी की छाया किसके ऊपर गिर रही है, चंद्रमा पे। तो चंद्रमा पे क्या हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो जब सूर्य से प्रकाश निकला और पृथ्वी के ऊपर छाया आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी से हमको ये वाला भाग दिखाई नहीं देगा सूर्य का, तो उसको क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण। और यदि चंद्रमा पीछे चले गया है पृथ्वी के, है ना, तो उस समय हम देखेंगे कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे गिरेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम वहां पे, चंद्र ग्रहण। तो ये कब होता है, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमासी होती है, पूर्णमासी के दिन ये चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा
जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह पूर्णिमा के दिन होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक, तो आज इतना ही देखते हैं, और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दर्पण। दर्पण होते हैं समतल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण।